Hello students. Today we are going to start our new chapter in standard 9, that is the physics portion, that is force and laws of motion. So सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने मोशन वाला स्टार्ट किया था. आज हम फिर से एक नया चैप्टर फिजिक्स के अंदर चालू करने वाले हैं जो कि है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो सबसे पहले रिवाइज करना पड़ेगा भाई मोशन को. मोशन क्या है वो फिर से हम लोगों को देखना पड़ेगा. सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड 8 के सारे मोशन वाले जो चैप्टर्स के पार्ट है वो फिर से देखो, उसके इक्वेशंस जो है वो देखो, उसके सारे यूनिट्स जो है वो रिवाइज करो. वो सारी चीज़ें अगर आप लोग रिवाइज करके बैठोगे तो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर मज़ा आएगा. जनरली ये जो है वो हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है. मोशन से तो ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 लॉज आएंगे और 3 लॉज में से एक लॉ का हम लोगों को डेरिवेशन करना है और उस डेरिवेशन के ऊपर से हम लोग फोर्स का अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फोर्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे. बट ये सारी चीज़ों को स्टडी करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू वॉच द ऑल पार्ट्स ऑफ द मोशन चैप्टर, क्योंकि फिर वरना क्या होगा कि इस चैप्टर में सब कुछ जो है वो बाउंस होके निकलेगा आपके सर के ऊपर से. ऑलरेडी मोशन का चैप्टर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है तो फिर से वो पार्ट को री वॉच करो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्योंकि मुझे पता है कि फिजिक्स जो है वो इतना दिखता हार्ड है लेकिन वो इतना हार्ड है नहीं. अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी. ओके, generally we are going to start this chapter, and in this chapter we are going to study about the 3 laws of motion जो जनरली न्यूटन भाई साहब ने दिए थे. न्यूटन भाई साहब जो थे उन्होंने 3 लॉ दिए थे मोशन के ऊपर कि भाई मोशन में हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो हम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी. ये जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ओके, एक्सेप्ट इन दैट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोर्स कि भाई फोर्स क्या है. तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को मोशन में लाना है तो फोर्स ज़रूरी है. ओके, अगर फोर्स नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ मोशन में आएगी नहीं. और जब भी वो चीज़ मोशन में ही नहीं आएगी देन द लॉज ऑफ मोशन विल बी नॉट एप्लीकेबल टू दैम. ओके, अगर कोई पूछे तो इस यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली मोशन हो रही है. ओके, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन इट. ओके, रेफरेंस पॉइंट सिर्फ अलग अलग होंगी वरना बाकी सारी चीज़ें जो है वो मोशन तो हो ही रही होगी. हमारी अर्थ जो है वो सन के रेफरेंस में मोशन हो रही है. हमारा जो सन है वो क्या, सन जो है वो यूनिवर्स के रेफरेंस में मोशन हो रहा है. तो सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स के अंदर कंटिन्यूसली मोशन कर रही है. ओके, so let us start our chapter with the first part. What is the force? The force is an external effort which may move a body at the rest or stop a moving body or change the speed of the moving body or change the direction of the moving body और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. 4-5 चीज़ें इसके अंदर हम लोगों को बता दी गई है भैया. एक ही पॉइंट के अंदर 4-5 चीज़ें जो है वो डिस्कस कर दी है कि फोर्स क्या है. तो फोर्स जो है वो एक तो एक्सटर्नल एफर्ट है. कोई भी बॉडी को मूव करवाने के लिए या तो स्टॉप करवाने के लिए या तो रेस्ट करवाने के लिए एक एक्सटर्नल एफर्ट जो हम लोग डालते हैं उसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. दूसरा कि कोई भी बॉडी की हम लोगों को अगर स्पीड चेंज करवानी है तो उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एक्सटर्नल एफर्ट डालेंगे, उसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. तीसरा कि किसी भी बॉडी को मूव करवाना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल एफर्ट डालेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर्स. डायरेक्शन अगर चेंज करवानी है किसी चीज़ को, अगर फुटबॉल की गेंद जो है वो आगे जा रही है तो उसको अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करवानी है, अगर रोनाल्डो और मेसी क्या करते हैं तो क्या करते हैं, वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं गोल करने के लिए. भाई वो बॉल जो जिस स्पीड से और जो भी डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको क्या कर लेते हैं, वो लोग दूसरी डायरेक्शन में डाल देते हैं और फिर वहां से पिकअप कर लेते हैं या तो फिर वहां से गोल कर देते हैं. तो उसने डायरेक्शन चेंज किया तो उसके लिए उसने जो एफर्ट डाली अपने लेग्स के थ्रू वो क्या था, वो था फोर्स. उसके बाद है चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी का शेप और साइज अगर चेंज करना है तो एक्सटर्नल एफर्ट डालनी पड़ेगी. तो एक्सटर्नल एफर्ट डालूंगा जहां पर भी मैं, उसको मैं कहूँगा फोर्स. ओके, तो जनरली बेसिक डेफिनेशन कोई पूछे कि फोर्स की डेफिनेशन बताओ तो टू पुश और टू पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द फोर्स. ओके, यहाँ पर लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग में बैठ जाए फिट एकदम से. ओके, to push or pull on an object is called as force. बहुत ही इजी डेफिनेशन, ये सबको याद रहेगी.
दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा जो आप लोगों को याद रखना है कि कोई पूछेगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, हम लोग डिराइव करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि भाई फोर्स का यूनिट क्या है। जिस तरह से हमने मोशन के सारे पॉइंट्स के अंदर सारे ऐसा यूनिट्स को डिराइव किया था, जैसे कि वेलोसिटी था तो उसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, उसके बाद टाइम का यूनिट था सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डेरिवेशन ऑलरेडी कर रखी है। उसी तरह से हम लोग फोर्स को भी डिफाइन करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जनरली सर सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि उसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यूटन। तो आप लोगों को ये पता है क्योंकि स्टैंडर्ड 8 के अंडर ऑलरेडी आ गया है। पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हम कि ये न्यूटन आया कहाँ से, ओके उसका डेरिवेशन करेंगे पूरा का पूरा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो है वो उसकी इफेक्ट्स क्या होती है, तो मैं ऊपर ऑलरेडी बोल दिया है, सारी चीज़ों को बता दिया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को सिर्फ रीड करना है कि इफेक्ट्स जो है वो फोर्स की क्या क्या होती है। जनरली फोर्स कैन मूव द बॉडी एट अ रेस्ट, force can stop a moving body, force can change the speed of a moving body, force can change the direction of a moving body, force can change the shape and size of the body. दिस टॉपिक्स आर ऑलरेडी डिस्कस, ओके मैंने पहले ही बोल दिया है सारी चीज़ों को। ओके यहाँ पर मम्मी जो है वो चपाती बना रही है, रोटी बना रही है, तो क्या कर रही है, वो फोर्स लगा रही है अपने बेलन से, क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। यहाँ पर ये भाई साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके तो क्रिकेट ये जो है वो माइक हंसी है, तो माइक हंसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बैट से बॉल को, तो फिर वो जाएगा बाउंड्री की ओर। ओके ये भी जो है वो साइकिल चला रहा है, तो पैडल के ऊपर क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो है वो इसके टायर जो है वो घूमेंगे और वो जो है मोशन आगे कर पाएगा। इसने फोर्स लगा के बॉल को स्टॉप कर दिया है, ओके इसने फोर्स लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाया है। सो जनरली ये सारे इफेक्ट्स फोर्स की वजह से होते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का आएगा वो है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आज का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर the different types of forces। Okay, so there are two types of forces generally, balanced forces and unbalanced forces। now what is the balanced forces, मान लो कि हमारे क्लास के अंदर एक बेंच है, वो बेंच के अंदर मैं दो बच्चों को बुला के उसको बोलूंगा कि एक भाई जो है वो यहाँ से बेंच को खींचेगा, एक भाई जो है वो यहाँ से बेंच को खिलेगा। अगर उन दोनों ने सेम फोर्स लगाया तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हिलेगा कहीं पर। सोचो, आपने आपके दिमाग से सोचो कि दोनों ने एक सी ताकत लगा दी एक बेंच को हिलाने के लिए, तो क्या वो बेंच जो है वो इस साइड में जाएगी या इस साइड में जाएगी, कहीं पर जाएगी, ऐसा पॉसिबल होगा? सो जनरली इस तरह का कुछ पॉसिबल नहीं होगा। So when the balanced force is applied on an object, the object cannot be moved from its rest position। इसमें दो चीजें आ गई कि भाई अगर मैं बैलेंस्ड फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता हूँ, बैलेंस्ड फोर्स यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगते हैं और वो भी इक्वल लगेंगे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बैलेंस्ड फोर्स बोलूँगा। और वो बैलेंस्ड फोर्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाऊंगा तो दैट द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मूव्ड एंड इट स्टेज इन दैट ऑफ रेस्ट पोजीशन। ओके रेस्ट पोजीशन यानी कि उसकी जो पोजीशन होगी वो वही पोजीशन के ऊपर रहेगा, ओके वो हिलेगा नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, रेस्ट पोजीशन बोलूँगा। So first, if the two forces act on a body in the opposite direction, if the both forces are equal, then the resultant force acting on the body is zero। यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, तो कोई भी फोर्स ना ज्यादा है ना कोई भी फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस फोर्स में क्या होगा, तो वो होगा जीरो, क्योंकि F1 इक्वल टू F2 है, तो इसमें कोई भी चेंज होगा नहीं, रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देन बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। तो बैलेंस्ड फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो वो बॉडी की प्लेस को चेंज नहीं कर पाएगा, ओके प्लेस विल बी नॉट चेंज। तो ये मस्त आपको डायग्राम ड्रॉ करना है F1 F2 का, ये दो डेफिनेशंस लिखनी है, इस दो डेफिनेशंस के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि दो बच्चे आएंगे एक्स्ट्रा। अब चलो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर मैं एक साइड में किसी ताकतवर बच्चे को रख लेता और दूसरी साइड में किसी वीक स्टूडेंट को रख लेता। तो ताकतवर बच्चा जो है वो अपनी ओर क्या कर लेगा, वो बॉडी को खींच लेगा, कोई ऑब्जेक्ट को खींच लेगा, कोई बेंच को अपनी ओर खींच लेगा।
so it will be exactly opposite to the this balanced force definition. So for that, if the two forces act on a body in the opposite direction, if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to zero. सच फोर्स आर कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। इस पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा, और वैसे फोर्सेस को मैं क्या कह सकता हूँ, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कह सकता हूँ। अनबैलेंस्ड फोर्सेस अगर मैं किसी चीज के ऊपर लगाऊंगा तो वो बॉडी के स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। इसमें प्लेस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसमें प्लेस विल बी चेंज्ड। क्योंकि अभी क्या होगा, प्लेस चेंज हो जाएगा ना, इसने ज्यादा ताकत लगा दी तो ये बेंच कहाँ चली जाएगी, यहाँ आगे आ जाएगी। तो ये यहाँ आगे आ गई, उसका रीजन क्या हुआ, प्लेस विल बी चेंज और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। ओके, ये इसका एक मेन एग्जांपल है कि जब भी अनबैलेंस फोर्स को आप अप्लाई करोगे तो कोई भी बॉडी जो है वो मोशन के अंदर आएगी, और मोशन के अंदर आने के साथ साथ वो अपनी जगह जो है वो चेंज करेगी, अपना प्लेस चेंज करेगी, वो अपने रेस्ट पोजीशन के ऊपर से क्या करेगी, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। ओके, दो चीज़ें आप लोगों को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं मेरे को। ओके, फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर सब कुछ समझ में आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है। लिखना आपको सीखना पड़ेगा, दो दो पॉइंट्स है, सिर्फ दो दो पॉइंट्स और एक फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, और ये पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हो, आपकी समझ के लिए मैंने लिखा है साइड में, आप भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिख सकते कि सर ने समझा दिया है, वो तो सर ने लिखा है, सर के लिखने के लिए ही था, ऐसा नहीं है, आप भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Forces of friction, forces of friction is the force of which opposes the motion of an object। यानी कि कोई पूछे कि फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है जो क्या करता है, मोशन का ओपोज करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आज का हो जाएगा आपका, व्हाट इज फ्रिक्शन। ओके, सबसे पहले कि फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन का ऑपोज करने वाली जो चीज़ है, जो फोर्स मोशन का ऑपोज करेगा उसको मैं क्या कह दूंगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह दूंगा। एग्जाम्पल सारे आपको पता ही है। ओके, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन कम टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वरना तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो ये जो गेंद है वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से वो कभी ना कभी तो रुकी जाएगी। ओके, if we stop the pedaling a bicycle it gradually slow down and come to the stop due to the force of friction। ये भी हम लोगों को पता है कि क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो इसकी वजह से ये जो है वह टायर स्टॉप्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जो कि हम लोगों ने पिछले बार किया था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम के साथ साथ अगर कंटिन्यूसली प्लेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो उसको मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्म मोशन कहा था। ओके, और टाइम के साथ साथ अगर प्लेस जो है वो डिफरेंटली चेंज हो रहा है तो उसको मैं क्या कहूँगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहूँगा। एन ऑब्जेक्ट विद द यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इट। ओके, तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई चीज़ है और उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मैं अगर फोर्स लगा दूँ तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही कंटिन्यूसली मूव ऑन करता रहेगा। जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर क्या हो जाएगा कि स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि अचानक से मैं कोई ऑब्जेक्ट है, गेंद जो है वो फुटबॉल का गेंद मान लो कि आगे आगे जा रहा है, और अचानक से मुझे मन हो गया कि मैं जोर से किक मारूं, तो क्या हो जाएगा, वो बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आके चलाए। फिर उसके बाद जो बंदा होगा वो उसके ऊपर फिर से दूसरा फोर्स लगाएगा, तो उसके और मेरी ताकत के अंदर डिफरेंस होगा, शायद वो ज़्यादा ताकत से उसको बॉल को मारे, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड और ज़्यादा चेंज होगी। ओके, तो कंटिन्यूसली फोर्सेस की वजह से क्या होगा, स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। ओके ओके, ये जो है वो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अभी हम लोगों ने बात की कि किसी चीज़ के ऊपर अगर मान लो कि फोर्स लगा है तो ही वो चीज़ मोशन करती है। बट गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने दो चीज़ें रखी, यहाँ पर एक ढलान वाली सरफेस रखी और यहाँ पर ढलान के ऊपर जाने वाली सरफेस रखी। तो उसने क्या किया कि गेंद को ऊपर से डाल दिया, तो उसने देखा कि ना इस गेंद के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना कुछ भी कर रहा हूँ, बट फिर भी ये गेंद यहाँ से नीचे मोशन करके फिर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। और जैसे जैसे मैं ये सरफेस को कम करता जाऊंगा, मतलब पहले इतने एंगल पर है, फिर मैं ये सरफेस को कम कर दूंगा इतने एंगल के ऊपर,
फिर मैं और कम कर दूंगा इतने एंगल के ऊपर, और फिर मैं पूरा का पूरा लीनियर सरफेस ही बना दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो गेंद जो है वो ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ रही है यहाँ पर, मतलब डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर अप कर रही है। मतलब मैंने पहले सरफेस ऐसी रखी थी तो यहाँ तक की पहुंची, फिर यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ तक पहुंची, तो डिस्टेंस देखो अब ज्यादा ज्यादा कवर अप हो रहा है, यहाँ तक पहुंच गई। ओके, तो जितना सरफेस को नीचे ला रहा हूँ, जितना मैं हाइट को कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाइट को मैं लेस कर रहा हूँ, जितनी हाइट लेस कर रहा हूँ उतना डिस्प्लेसमेंट, उतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर अप हो रहा है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो गैलीलियो गैलीली ने करके दिया था। इसके ऊपर से फिर हम लोगों को पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर प्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स यानी कि ये सरफेस, प्लेन्स जो होते हैं अगर वो भी अनइक्वल होंगे तो भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। इसीलिए ढलान में हम लोग क्या कर देते हैं, गाड़ी को बंद कर देते हैं, और गाड़ी को बंद करने के साथ साथ वो गाड़ी क्या करती है, मूव ऑन करती रहती है। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको रीड करना है। ओके, तो दो क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए, ना इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है ना हमको कुछ करना है, बट सिर्फ ये है कि हम लोग अगर अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई भी नहीं करेंगे तो भी अनइक्वल सरफेसिस के कारण, अनइक्वल प्लेन्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट क्या करते रहता है, मोशन करते रहता है। तो दैट डजंट रिक्वायर द फोर्स बट इट रिक्वायर्स द अनइक्वल प्लेन्स ऑफ द सरफेस। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ तक रखते हैं पहले लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी इन द WhatsApp, or you can ask me in the Instagram. Till then, bye bye everyone, see you in the next lecture.